नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक अकेला सब पर भारी। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने खुद भारत की संसद में विपक्ष को निशाना बनाते हुए ये कहा था कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। मुझे लगता है कि उनकी ये बात लगभग सच होती जा रही है अब। जिस तरह से विपक्ष के एक के बाद एक नेताओं को, और खासकर वो लोग जो विपक्ष का जाना माना चमकता हुआ चेहरा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर तमिलनाडु की सरकार से लेकर आंध्र प्रदेश की राजनीति तक, जिस तरह से अलग अलग लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उसके लिए जांच एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सच जैसी लगती है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। अभी फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं बिहार की, जिसमें तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव, तेजस्वी की बहनें, बहनों के रिश्तेदार, 15 से ज्यादा जो उनकी जगह हैं, जो ठिकाने हैं, उन पर छापेमारी हुई है। और इसके अलावा हद तो ये हो गई है कि उनकी गर्भवती पत्नी, जिनसे 15 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। इस सब को दरकिनार करके लालू यादव, जो खुद न सिर्फ कि वो बढ़ती उम्र में हैं, बल्कि इसके अलावा उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है और इसकी वजह से काफी बीमार भी हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हमने के कविता को देखा, जो केसीआर की बेटी हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं और न जाने अब कितने लोग ऐसे हैं जो जेल में जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी बीजेपी को किसी भी तरीके से चुनौती देने की स्थिति में है, उसको जेल भेजा जा रहा है या जेल का डर दिखाया जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2024 की जो पूरी तस्वीर उभर रही है वो ये कि जनवरी में कह चुके हैं अमित शाह कि राम मंदिर का के कपाट खोले जाएंगे, और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो जेल में मौजूद होंगे। तो किस तरीके से पूरा चुनाव होने जा रहा है, क्या कोई ऐसा है जो बचेगा भी या सबका नंबर आएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ खास चर्चा में मैं 3 मेहमानों को यहाँ पर दावत देती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं नलिन वर्मा, जो जुड़े हैं, बिहार की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लालू यादव पर उन्होंने किताब भी लिखी है और न सिर्फ के बिहार की, बल्कि मैं कहूँगी कि देश की राजनीति पर उनकी नजर रहती है। मेरे साथ बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं रमाकांत चंदन जी, जो कि सलाहकार संपादक हैं नवभारत टाइम्स के। वो भी बिहार की राजनीति को नजदीक से देखते रहे हैं। और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के फाउंडिंग एडिटर। आपका भी स्वागत है। सिद्धार्थ से मैं खासकर समझने की कोशिश करूंगी कि सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि पूरे जो राष्ट्र की जो तस्वीर है वो किस तरह से उभर रही है। लालू यादव को खासकर देखा जाए या बाकी भी नेताओं का हम जिक्र करें तो जेल कोई अलग सी अनोखी बात नहीं है नेताओं के लिए। तो फिर क्यों आज इस बात पे हम चर्चा करें? नलिन जी, मुझे आपसे शुरुआत कर लेने दीजिए। आपका जो वायर में आर्टिकल, जो अक्सर आप बिहार राजनीति पर लिखते हैं और अब एक के बाद एक लिख रहे हैं आप, मैं चाहती हूँ दर्शक उनके ये लेख भी पढ़ें, द वायर हिंदी पर और द वायर अंग्रेजी पर भी। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि समर्थकों में भारी गुस्सा है, खासकर आरजेडी के समर्थकों में। आपने ये भी कहा है कि इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि आरजेडी के वोटर हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी को वोट भी दिया है, और वो कह रहे हैं कि हम इससे नाराज हैं कि टारगेटिंग हो रही है हमारे नेता की या विपक्षी नेता की। देखिए, ये आप जब भी कोई आर्टिकल लिखती हैं अरफा, तो सारे लोगों को कोट नहीं कर सकती है। दो आदमी रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैंने ये भी लिखा है कि 9000 वोटर्स का वो इलाका है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस है, नक्शा दियारा जिसको बोलते हैं। मैं इत्तेफाक से शाम को कोई रिपोर्टिंग करने नहीं गया था, ऐसे ही अपने डॉक्टर को लेकर वहां गया हुआ था। तो डॉक्टर की इच्छा हुई कि नाव से हम लोग बोटिंग करें, पार कर जाएं, नक्शा दियारा में चले। तो हम वहां गए गए तो देखे कि एक आक्रोश है। हमने ये भी पाया कि वहां पर पहले से आरजेडी का बैस्टन रहा है, और लेकिन नरेंद्र मोदी को पहले भी वहां के लोग वोट वोट देते कि हाँ भाई अच्छे हैं, चलो बोलते हैं, ठीक ठाक है। ये तो केंद्र की राजनीति में है, वहां प्राइम मिनिस्टर तो लालू जी बन नहीं रहे हैं। इस नाम पर भी उनको 2014-2019 में बहुत सारे वोट आए थे। इन नौजवानों ने सारे कास्ट, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन उनको वोट दिया था, जो नक्शा दियारा भी अलग से फेनोमेना नहीं था। रामकृपाल पहले लालू यादव के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हुआ करते थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, यादव हैं। ये भी असर रहा होगा। तो लालू के लिए सिंपैथी रखते हुए भी बिना एनिमोसिटी के नरेंद्र मोदी को के नाम पर भी वोट था। लेकिन इस
लालू यादव पर केस भी कोई नई नहीं है, वो आपको 90 से ही फॉर्डर स्कैम या किसी ने स्कैम के तो जेल भी जाते रहे हैं। लेकिन कल जो मैंने सैटरडे के पहले जो फ्राइडे से थर्सडे से ही क्रम चला और पटना के घर पर फिर से उनको दिल्ली में उनकी 3 बेटियों के घर पर रेड हुआ। 15-15 घंटा उनकी जो बहू हैं जो 20-21 के दिसंबर में शादी करके आई हुई थी, दूसरे बैकग्राउंड की हैं, दूसरे कम्युनिटी से आती हैं। अब वो अच्छा, ये केस जिसमें लैंड फॉर जॉब की बात बताई जा रही है, ये 2 केसेज हैं। एक आईआरसीटी से होटल तलफ का केस है जिसमें तेजस्वी का नाम था। अब इस केस में भी उनका नाम आवे, इसीलिए इसको उनके वाइफ खुद साक्ष्य जुटाने की एक तैयारी हो रही होगी, जो कि हम नहीं समझ सकते हैं कि किस तरह से साक्ष्य जुटा रहे हैं लोग। इसलिए कि भाई तेजस्वी के एक तो पहले यही लगता था अरफा कि तेजस्वी को कैसे 2004 से 2009 के बीच में लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, उसमें तेजस्वी नाबालिग थे, क्रिकेट खेलते थे दिल्ली में, आईपीएल में कहीं कहीं खेला करते थे, ये नहीं कोई गली क्रिकेटर थे, वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे। वैसे टाइम में उनका केस ही में नाम क्यों आया? दूसरा पॉइंट है कि उस केस में 2008 में कंप्लेन हुआ कि खुद सीबीआई ने उसको बंद कर दिया कि एविडेंस इसमें नहीं है। फिर 2013 में उस केस को बंद कर दिया, वो बंद रहा। वो केस एक ही बार आपको 2013 के बाद आपको 2017 में जब अलायंस हो गया नीतीश कुमार का लालू के साथ, सडनली वो केस जो है ये लोगों ने खोला, उन पर रेड हुआ, नीतीश जी अलग हो गए। उस समय क्वेश्चन उठा कि भाई तेजस्वी कहां से इसमें आ गए। बिल्कुल, और ये आरोप नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं। जी हाँ, नलिन जी, ये आरोप नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं कि महागठबंधन की वजह से ये सारी रेड्स हो रही हैं। मैं चलती हूँ फिलहाल रमाकांत चंदन जी की तरफ। रमाकांत जी, ये बताइए कि न कि लालू यादव नए हैं, ना उन पर ये घोटाले के तमाम आरोप नए हैं, ना लालू यादव के लिए जेल नया है। लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था और तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। हमें भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के राज में लालू यादव के साथ क्या हुआ। अगर ये सब कुछ उनका इतिहास है, तो फिर आज हमें इतनी हैरानी क्यों हो रही है, क्यों इतने परेशान हैं? अगर लालू यादव पर ये आरोप हैं, अगर कोर्ट ने उन्हें बाकायदा दोषी घोषित किया, तो अब ये मातम क्यों? आप मातम की बात कह रही हैं किसके संदर्भ में? वो मातम कहाँ है? वो महागठबंधन के भीतर, महागठबंधन के भीतर है वो मातम। लेकिन आप अगर इसको दूसरे तरह से एनालाइज करें कि इस प्रक्रिया से खुश कौन है, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा रिलैक्स नीतीश कुमार जी को मिला है, क्योंकि अब उन्हें कोई सीएम पद से हटने के लिए कोई नहीं कहेगा। और अगर उसके आधार में जाएं तो इन सारे केस के आधार भी नीतीश जी एवं उनके लोग हैं जो इस केस को क्रिएट किए हैं और इस केस को सीबीआई को देने के लिए यूपीए सरकार में जाके मिले भी थे प्रधानमंत्री से। तो ये सब इनिशिएटिव कॉज भी वही है, आज रिलैक्स भी वही हो रहे हैं। और मातम सिर्फ है तो राजद के भीतर, और उसके 2 बड़े कारण हैं जो आपने बताया, उनके बहू का इंट्रोगेशन करना, उनकी बेटियों के यहाँ जाना, तेजस्वी यादव नाबालिग है फिर उनको शामिल कराना, और फिर सीबीआई का लेट करना। 2009 का मामला है, फिर 13 में, फिर 17 में, फिर अब 22 में। तो ये जो टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं वो सीबीआई को कटघरे में रखता है। लेकिन जब हम सीबीआई के कार्य करने की पॉलिसी को हम नहीं जानते हैं तो हम उस पर सीधे सीधा आरोप नहीं लगा सकते हैं, हम अनुमान कर सकते हैं और हम मातम का कारण जान सकते हैं। तो ये भावनात्मक कारण है और लालू यादव का जो वोट बैंक है हमेशा भावना से चला है। सीबीआई चाहे उन्हें आरोपित करे ना करे या पहले फॉर्डर के स्कैम में आरोपित हो चुके हैं तो भी उनका वोटर इंटैक्ट है, क्योंकि वो जानता है कि लालू यादव आज भी गरीब आदमी है और गरीब आदमी को हर अमीर आदमी दबाता है और दबाने के लिए केस करता है और फंसाता है। लालू यादव के वोटर की नजर में लालू यादव कोई कल्पित नहीं है, वो एक तरह से बलिदानी है जो गरीबों के लिए बलिदान दे रहे हैं, तो ये समझते हैं। और जब तक ये समझ रहेगा उन लोगों के बीच में, लालू यादव या तेजस्वी यादव के वोट बैंक को कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ता कब है? जब नीतीश कुमार उससे अलग होते हैं। तो एंटी लालू जो पिछड़ा वोट है, एंटी यादव जो पिछड़ा वोट है, वो भले लालू यादव से छिटक करके नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, और यही जब दोनों साथ आ जाते हैं। इससे पहले कि मैं सिद्धार्थ जी की तरफ जाऊं, आपके जवाब से सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या आप वाकई ये कह रहे हैं कि ये सूट करता है, ये उन्हें अच्छा लग रहा है नीतीश कुमार को, इस सब के बावजूद कि वो
जो पब्लिकली बयान दे रहे हैं वो ये कि देखिए महागठबंधन पहले बना था तब भी दिक्कत थी, अब जो बना है इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो राहत में है, उन्हें ये अच्छा लग रहा है। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है चंदन जी कि ये बताइए, आपने ये बात तो ठीक कही कि लोगों में हमदर्दी पैदा होगी और उनका एक अपना कमिटेड वोट बैंक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर तेजस्वी लालू यादव उनकी पूरी पार्टी को इसमें ही मसरूफ कर दिया जाएगा कि अपने को जेल से दूर कैसे रखा जाए, तो 2024 के चुनाव में चुनौती क्या दे पाएंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना ये सही है कि कहीं न कहीं इसके पीछे मंशा ये है कि तेजस्वी यादव डिस्टर्ब हों, क्योंकि तेजस्वी यादव अब अपने आप को लालू यादव के बरक्स खड़े कर चुके हैं और एक बड़ी पार्टी के वो नेता हैं। लेकिन अगर वहाँ कहीं अगर उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो इन चीज़ों से हो सकता है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल आपने जो उठाया है, 2017 में वो इसी बात पर रिज़ाइन करके राजद से नाता तोड़ लिया था। आज उसी बात पर वो कह रहे हैं कि अरे बहुत छोटी-सी बात है। और अगर उसके आधार में जाएं तो यही लोग क्रिएटर हैं। तो फिर अभी कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि अभी जो संभावना बन रही थी कि लगातार नीतीश कुमार पर जो हमले हो रहे थे राजद की तरफ से, वो फिलहाल रुक गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कह सकते हैं कि एक निशाना उधर भी जाता है कि नीतीश कुमार अब रिलैक्स हैं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। 2024 तक आराम से इस सरकार को खेप ले जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अब उस बोझ को ढोएंगे जो सीबीआई के द्वारा जबरन कह लीजिए, ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के इशारों पर कह लीजिए या जो कह लीजिए, लेकिन वो उसमें अब फंस गए हैं। तो उनको राहत मिलने की अभी उम्मीद बहुत कम लग रही है, जो चीजें सामने आ रही है। और इसमें जी हाँ चंदन जी, वापस आती हूँ। जी हाँ, मैं बहस में शामिल कर लेती हूँ सिद्धार्थ वरदराजन। ये बताइए, आपने अभी दोनों मेहमानों को सुना, बिहार की राजनीति या हमारे देश की राजनीति बड़ी पेचीदा है। पब्लिकली क्या बयान दिए जाते हैं और प्राइवेटली उसका क्या असर होता है वो अलग बात है, लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि किस तरीके से जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन का एक हमने मीम में एक कार्टून लगाया था वायर पर भी, कि कैसे जो वॉशिंग मशीन है धुल के सब वहाँ साफ शफाफ होके निकल आते हैं। अब इसमें ये 3 लोगों के खासकर नाम, आप भी उसमें चाहें तो नाम जोड़ सकते हैं। नारायण राणे का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र करना चाहती हूँ, शुभेंदु अधिकारी की ये बात है। ये पूरा जो पॉलिटिकल कल्चर एक तैयार किया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को, ऐसा नहीं है कि पहले उनका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जिस हद तक वो नतमस्तक हैं, आपका तजुर्बा क्या बताता है? क्या इतिहास में हमने पहले कभी ऐसा कोई दौर देखा है जहां जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े इम्तिहान पास करके बनते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन की एक प्राइवेट स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं? हकीकत यह है आरफा जी कि एक अकेला सब पे भारी। नरेंद्र मोदी की सियासी काबिलियत पे कमेंट नहीं है। एक अकेला सब पे भारी इसीलिए है क्योंकि उनके हाथों में अलग अलग किस्म के जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है उनके हाथों में, उसका दुरुपयोग करके, और जो जांच एजेंसीज़ हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करके तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, तमिलनाडु में चुनाव के टाइम में डीएमके के नेताओं के ख़िलाफ़ जो है वो ऑल ऑफ अ सडन इंक्वायरी खुल जाती हैं। केरल में केसेस चल रहे हैं। तेलंगाना में अब केसीआर चंद्रशेखर राव की जो बेटी है उनके ख़िलाफ़ जो है लिकर स्कैम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश, जहाँ पे जगन रेड्डी सीएम है, हालांकि वो उनका एंटी बीजेपी स्टांस नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी जो है जिस तरह से कुछ चीज़ें डेवलप हो रही है विवेकानंद मर्डर केस में, वहाँ पे भी सवाल सीबीआई के हवाले से उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़। कर्नाटका में जो कांग्रेस के नेता हैं, उड़ीसा में कुछ जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता अलग अलग सूबों में, बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, अब मनीष सिसोदिया का जो मिसाल है, तो इतने सारे केसेस अब हो गए हैं। और आप देखिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, शायद ही कोई ऐसा केस मिलेगा आपको जहाँ पे बीजेपी के किसी एमपी या एमएलए को निशाना बनाया गया है। यूं तक कि आप कर्नाटका का रीसेंट केस ले लीजिए, उसी का जिक्र करें, बिल्कुल, और उसमें अदालत की बात देखिए कि उन्होंने मीडिया के कवरेज बिल्कुल, पर रोक लगा दी। बिल्कुल। मतलब आप देखिए कि जो प्रशासन है वहाँ का, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी एक्ट कर रही है पूरी तरह से उसके बचाव में, ताकि जो है सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बदल दिया, आपने फिर जो है जाके उस याचिका को सपोर्ट किया जहाँ पे अब एक तरह से मीडिया पे पाबंदी लग गई कि आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते। जब शायद पार्थो चैटर्जी उसका नाम था, कलकत्ता में जिनके मकान से ढेर सारे जो हैं वो नकद निकल आया, वो फुटेज जो है कंटिन्यूसली दिखाया गया चैनल्स पे हफ्तों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो मीडिया पे फौरी तौर पे गैग लग गया है। तो
जो पूछताछ होनी चाहिए, ईडी जो है जितनी तेजी से, जैसे सिसोदिया का मामला है, पहले तो सीबीआई के चलते गिरफ्तार हुए, अब जब बेल मिलने की संभावना है तो ईडी ने अपना जो है वो केस जमा कर दिया है। कर्नाटका वाले बीजेपी एमएलए के केस में जहाँ पे कैश रिकवर हो, ये तो ईडी का केस तो बनता ही है, लेकिन ईडी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो पॉलिटिकल पार्टी जब, रूलिंग पार्टी जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का इस तरह से इस्तेमाल, आपका सवाल ये था कि भाई क्या पहले हुआ है? मैं समझता हूँ कि पहले हुआ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बल्कि एक मिसाल भी आपको दे सकता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में जब न्यूक्लियर डील का सवाल पार्लियामेंट में उठा और एक वोट होने वाला था कि भाई आगे देश आगे बढ़े, मतलब गवर्नमेंट आगे बढ़े कि पीछे हटे इस मसौदे से, तो समाजवादी पार्टी के रुख पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी वक्त पे जो है कुछ फाइल्स मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ जो है सीबीआई ने खोल दी, पूछताछ के लिए बुलाई गई। तो वो एक दबाव तो बनता है, लेकिन वो इक्का दुक्का मामले होते हैं। और मायावती के खिलाफ भी जो है ये इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से इतने बड़े पैमाने पे हर कोई जो ऑपोजिशन लीडर है उनके खिलाफ आप जो है केसेस खोल रहे हैं, फाइल्स खोल रहे हैं, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, इस लेवल पे हमने शायद ही कभी हिंदुस्तान में देखा होगा। मतलब ये एक, मतलब मोदी साहब हदें पार कर चुके हैं, और यही वजह है कि वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन वाले आप जितना भी अपना यूनिटी बना लो, लेकिन आखिरकार चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, हम आपको इन चीज़ों में बिजी रखेंगे। मैं नलन जी और चंदन जी से की तरफ आऊंगी और उनसे पूछूंगी कि जनता का मिजाज वो किस तरह से देख रहे हैं, कि जनता इसे कैसे देखे, क्योंकि आखिरकार दरबार में तो जनता के ही जाना है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ आपसे ये सवाल कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड वाली केस की तलवार लटकी हुई है, ये भी बताया जा रहा है कि ये भी असंभव नहीं है कि चुनाव से पहले पूरे तरीके से पोलराइज करने के लिए हो सकता है राहुल गांधी या सोनिया गांधी को भी जेल भेजने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप ये देखिए कि टीवी की भाषा में ऐसा लगता है टीवी की तरह ही जीती है ये पॉलिटिकल पार्टी। एक बड़ा रोल है इस पार्टी को बनाने के लिए जो टीवी मीडिया ने बनाया है कि देखिए जनवरी 2024 में राम मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आप कितना भी कह लें कि कोर्ट के फैसले से हुआ है, जनता ये समझती है नरेंद्र मोदी ने इसी को बनवाया है राम मंदिर। इसके अलावा बड़ी ऑपोजिशन पार्टियों के नेता अभी बैठे हुए हैं सब जेल में या जेल जाने के डर में। अब हम जनवरी तक पता नहीं क्या हालत होगी। इसके अलावा जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जैसे राहुल गांधी के ऊपर बाकायदा पूरी संसदीय जो राजनीति है उसकी मर्यादा को ताक पर रखकर उपराष्ट्रपति तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी के निजी जीवन पर टारगेट किया जा रहा है कि देखिए वो नामर्द हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं। इस सबको ये बताइए कि जो संसदीय राजनीति है उसके मद्देनजर क्या 2024 में आपको लगता है एक आम चुनाव आम ढंग से हो पाएंगे? यहाँ एक कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है चुनाव पहले करा लिया जाए। देखिए ये सब एक सच को दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में पॉलिटिक्स का रोल, मतलब एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसे सियासत जैसे पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसका कोई रोल नहीं होगा। गाली गलौच, झूठे अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम, या एक नेता के बयान को, जैसे राहुल गांधी की आलोचना की जा रही कि आपने ब्रिटानिया में जाके भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में आपने टिप्पणी की, आपने नेगेटिव टिप्पणी की, जिससे अब राजनाथ सिंह जी ने देश को बदनाम किया। जैसे राजनाथ सिंह कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि भाई इससे जो है वो देश के इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाए। लेकिन 2015 में जब शंघाई गए नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने बयान नहीं दिया कि भाई 2014 से पहले जो भारतीय थे वो दे वर अशेम्ड ऑफ बीइंग इंडियंस, और मेरी सरकार बनने के बाद अब जो है उनको फख्र हो रहा है, और सपेरों का और जादूगरों का देश। और ये आपने जाके कहाँ पे बोला? चाइना में जाके बोला। तो वो आप देश को बदनाम नहीं कर रहे थे। तो ये मतलब मुझे लगता है कि फजूल की बातें हैं, और पूरी तरह से ऑपोजिशन को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इलेक्शन के टाइम में जिस तरह से एक यूनाइटेड मुकाबला हो सकता है वो ना बने। ये उनकी पूरी तरह से कोशिश है, और जाहिर है कि आप पॉलिटिक्स के स्तर को नीचे गिराते जाएंगे, क्योंकि लगता ऐसा ही है कि जो मेन जो मुद्दे हैं उन पे आप बहस नहीं करना चाहते। पार्लियामेंट में जो है अडानी के इशू पे आज तक भी डिबेट नहीं हो पाया है।
अनिल वर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरह से ईडी के रोल को हम लेकर बात कर रहे हैं, या तभी सभी जांच एजेंसियों का हम जिक्र कर लें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी ये तीसरा एक्सटेंशन मिल गया है संजय कुमार मिश्रा को। ऐसी क्या खास बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा ताकत लगा देती है अपनी एक व्यक्ति के पीछे? तमाम तरह की, मैं कहूंगी, चाहे संसदीय मर्यादाएं हो या दूसरी मर्यादाएं, राजनीतिक मर्यादाएं, उन सबको ताक पे लगाकर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम भले ही कितनी डिबेट कर लें यहाँ पर बैठ के और लोगों को याद दिलाएं कि देखिए एक एक नए देश को बनाने में 75 साल में पिछले कितनी कोशिशें हुई, हमने लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया, और अब जैसे तमाम खंबे चरमरा कर गिर रहे हैं, आखिरी फैसला तो जनता के दरबार में होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जनता इस बात को समझती है क्या कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? किस तरह से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। ये तमाम चीजें समझ में आती हैं क्या? देखिए, जनता को, जब हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप, हम लोग उस समय, हम तो थोड़े बड़े थे, पता ना आपका क्या उम्र रहा होगा। 77 में किसी को विश्वास नहीं था, चुनाव भी बाद में हुआ था, इमरजेंसी लगा दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव हार गई। नरेंद्र मोदी जी को कितना ही बड़ा बहुमत है, राजीव गांधी से बड़ा बहुमत नहीं। 2000, आपको 1984 में इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद से 400 से ज्यादा सीटें उनके पास थी, और 5 साल के बाद से 1989 में इसी जनता ने, इसी लोगों में, आज वो हो रहा है कि अपोजिशन यूनिटी। उस समय जब वीपी सिंह निकल करके आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस सरकार में, तो कोई बहुत पुराने नेता नहीं थे, बहुत लंबे दिन की प्रक्रिया नहीं चली थी। लोगों ने तय कर लिया था कि राजीव गांधी को हमको हटाना है, और लोगों ने हटा दिया। बाद में 145 सीट जनता दल को आया था, उसने सरकार बनाया। अब सरकार कितने दिन चली, फिर से नरसिम्हा राव जी आ गए, वो अलग बात है। तो देखिए, ये इतना बड़ा देश है कि आपको हम ये कहें कि, एक दो बात समझ लीजिए अरफा, इस बड़े पैमाने पर ऐसा कभी देश में हुआ नहीं, इसलिए पीपुल भी कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे ड्राइंग रूम में बैठ के हम इमीडिएटली नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको उनकी सरकार रहते हुए लोगों पर केसेज हुए हैं, नरसिम्हा राव जी, आपको झारखंड के शिबू सोरेन, लालू प्रसाद खुद पार्टी के प्रेसिडेंट थे और जेल चले गए थे, इन्हीं और इनके देवेगौड़ा जी के टाइम में चार्जशीट हुआ था। और आज आपको सारे अपने सारे लोगों को, आपने नाम लिया हेमंत बिस्वा शर्मा का, नारायण राणे का, मुकुल राय का, कितने नाम है जो कि भ्रष्टाचार में सीबीआई, ईडी हॉट ऑन द हील्स इन लोगों के ऊपर था, और कुछ नहीं हुआ जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो आपको 4 आदमी जेल चले गए एक एक्सचेंज में पैसे के, कि भाई पैसा बैंक में जो जमा कर दिया इन लोगों ने, जेएमएम ब्राइबरी केस जिनको बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक 52 एमएलए, 56 एमएलए हवाई जहाज से जा रहे हैं। क्या वो भूजा खा के जा रहे हैं और ये लोग नहीं देख रहा है? हाँ, ये कहना मेरे लिए आज के तारीख में मुश्किल है कि जनता कैसे रिएक्ट करेगी इसमें और कैसे अपने को गोलबंद करेगी। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं एक डेमोक्रेसी में, एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हुए, कि लोग समझ ही नहीं रहा है, हम जो चाहेंगे करते चले जाएंगे और हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमको लगता ठीक है। चंदन जी, मुझे ये बताइए कि हम जिस तरह से जिक्र करें, हम सब कम्युनिकेटर्स हैं, हम जनता से बातचीत करते हैं और एक बड़ा जरिया हम बनते हैं कि हम लोगों तक बात पहुंचाएं। अब देखिए कि पूरा का पूरा जो मीडिया है, पहले गोदी होता था, वो जेबी बन चुका है, सीधे जेब में पहुंच चुका है ये मीडिया। इसके अलावा आप ये देखिए कि व्हाट्सएप के जरिए हर रोज करोड़ों लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। हर चुनाव से पहले उनकी बाकी जो जितनी बनती होंगी नीतियां, वो बनती होंगी कि बूथ पर क्या नीति बनेगी, लेकिन व्हाट्सएप की क्या नीति है ये पहले तय हो रही है। ऐसे में क्या वाकई एक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो 70 साल, वो खुद इस बात को कहते हैं और एक जनता का एक वर्ग भी इस बात को समझता है कि इतने दिनों की जो गंदगी है, इतने दिनों की जो खराबियां हैं, उसे साफ कर रहे हैं, मोदी जी सबक सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रही हैं, जनता, जैसे नलिन भाई ने कहा कि जनता सब समझती है, लेकिन जिन मौकों का उन्होंने उदाहरण दिया है वो अपवाद होते हैं। संपूर्ण क्रांति का समय या बीपी सिंह का समय वो हमेशा नहीं हुआ करता है। लेकिन हम अगर राजनीतिक उथल पुथल की बात करें, खासकर बिहार के संदर्भ में, तो अभी भी बिहार जो है ना, जात की जकड़न से उबर नहीं पाया है।
और उसकी घेराबंदी जातीय जकड़न के साथ में होती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार जब लालू जी के साथ में होते हैं तो भाजपा को मुक्की खानी पड़ती है, और जब नीतीश कुमार अलग होते हैं तो राजद को मुक्की खानी पड़ती है, क्योंकि वो जातीय समीकरण है। लेकिन पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए जो एंटी लालू पिछड़ा वोट बैंक जो भाजपा की तरफ शिफ्ट किया है, अगर ऐसा हुआ आने वाले दिनों में तो परिणाम कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन अभी कागजी आंकड़ों में महागठबंधन जो है मोदी जी को बिहार में हराने के लिए स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वो कागजी आंकड़ा है। आगे जनता क्या सोचती है, क्या करती है, तो बात का पता है, या क्या नया समीकरण बनता है, कितने नए दल एनडीए से जुड़ते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मुकेश सहनी हो गए, हम, ये सारी चीजें जो अभी ऑन फ्लोर हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ जाते दिख रही है, तो एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन मोदी जो कर रहे हैं उसके कुछ कारणों से लोगों में शक जरूर हो रहा है, चाहे सिसोदिया है, केसी राव की पत्नी है, इवन भाजपा में एक एमएलसी हुआ करते थे सच्चिदानंद राय, वो भाजपा छोड़ चुके, उन पे भी ईडी की जांच हो रही है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मोदी को एक कटघरे में खड़ा जरूर करते हैं, लेकिन उनके वोटर, उनके जो पार्टी का जो कह सकते हैं जो संगठन है वो इतना कारगर है कि वो धीरे धीरे इन चीजों को छांटने में लगा हुआ है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो कह सकते हैं एक छटा फैल रही है, उसको हम धीरे धीरे जनता के बीच साफ करें कि हमारा कोई इरादा ईडी की तरह कार्रवाई करने का नहीं है, यह एक स्वतः प्रक्रिया है जो हो रही है। जी आशा जी, आखिरी सवाल आपसे सिद्धार्थ वदराजन कि अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम देखने की कोशिश करें। हमेशा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बलवान जो है वो जनता होती है, उसकी जो जितना विद्वान है हमारी भारत की जनता, अब इतना मैं कहूँगी इतना यंग भी लोकतंत्र नहीं बचा है, 75 साल हो चुके हैं। क्या हम उसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें कि वो समझेगी, या जिस सवाल से मैंने शुरुआत की थी उसी सवाल से इस कार्यक्रम का मैं अंत भी करना चाहती हूँ कि वाकई पॉलिटिकल पार्टियों को सड़क पे आना पड़ेगा, ये भूलते हुए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि अब ये देखिए जो जांच एजेंसियां हैं वो जब हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये स्तर भी आ जाएगा, ये अवस्था भी पहुंच जाएगी? देखिए, जनता पे विश्वास करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जनता को क़यादत या लीडरशिप की ज़रूरत है। और जब तक ऑपोजिशन पार्टी जो है सड़क पे नहीं उतरते और एक बहुत साफ तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते कि ये सब क्या हो रहा है। अब ईडी जो है, ईडी हर पार्टी के ख़िलाफ़ अपना केस चला रहा है, लेकिन और ईडी के जो हेड हैं उनको जो है कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ जो है सरकार जो है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देती रही है। तो दुरुपयोग जो है इतना स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जब तक आप ये सच्चाई जनता के सामने खड़ा नहीं कर पाते, जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का नेता है तो इनको अगर पकड़ लिया तो चलो ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो राय हैं। शुरू में तो कांग्रेस ने उसको वेलकम किया, लेकिन बाकायदा पोस्टर लगाए, जो दिल्ली कांग्रेस है उसने तो पोस्टर लगा दिया कि देखिए चोरों के साथ ये सलूक हो रहा है। और हमने कहा, वायर ने कोई लेख छापा जहाँ पे सिसोदिया के खिलाफ जो केस है, सीबीआई की जो जांच है उस पर थोड़े से सवालिया निशान खड़े किए, तो कांग्रेस के नेता ट्विटर पे बोलने लगे कि तो वायर जो है एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये आपकी मानसिकता है कि भाई आप एक यूनाइटेड हमला ऑपोजिशन पे हो रहा है, उसमें अगर आप मैं आप हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, मैं ममता हूँ, अगर इस पे आप एक यूनाइटेड राय नहीं बना सकते तो जाहिर है कि एक जो है अकेला आप पे भारी पड़ेगा। जी हाँ। लेकिन अगर आप जनता को ट्रस्ट करते हुए उनके सामने इन चीज़ों को रखेंगे और कैंपेन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सच्चाई की ही जीत होगी इसमें ना। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ वदराजन, नलिन वर्मा और साथ ही हमारे साथ चंदन जी भी जुड़ गए थे। तो साफ तौर पर जनता के ऊपर ही पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि जनता अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे। एक अकेला सब पे भारी तो ठीक है, लेकिन 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़ दिमाग हैं, और वो सब अगर सोचेंगे तो वाकई एक अकेला सब पे भारी नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं भारत की राजनीति भी दिलचस्प रहेगी, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे आपको सूचित करने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।